नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। अब मुझे आप ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? 13 दिसंबर तक क्लियर हो गया था, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, अब ध्यान से मुझे सुनो। आइए हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की बैठकें हो गई थी, है ना? संविधान सभा की क्या हो गई थी? बैठकें हो गई थी। बैठकों तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो दोस्तों आज मैं थोड़ा अंबेडकर जी के बारे में बता देता हूँ कि अंबेडकर जी का चुनाव संविधान सभा में कैसे हुआ। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, जननी कहते हैं, मनु कहते हैं, पितामह कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने की कोशिश आपको करनी है। क्या है? देखो, भारतीय संविधान का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान में दोस्तों बहुत सारी कमेटी बनी, उसमें से एक कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था? प्रारूप समिति। दोस्तों इस प्रारूप समिति को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे आपके पिताजी हो सकता है आपको लल्ला कहते हो, है ना? मम्मी बेटा कहती होंगी, कई नामों से जानती हैं। पर लल्ला और बेटा एक ही व्यक्ति है, आप ही होंगे। तो संविधान सभा में दोस्तों जो प्रारूप समिति बनी, इस प्रारूप समिति को हम कई नाम से जिससे जानते हैं। इसे दोस्तों हम पांडुलेखन समिति कहते हैं। पांडुलेखन। इसी को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसी को मसौदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा समिति कहा जाता है। तो कभी भी दोस्तों आपसे पूछ लेना कि बताओ पांडुलेखन समिति कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है, मसौदा समिति कौन है, प्रारूप समिति कौन है, ये एक ही समिति के नाम है। ये सब एक ही है। क्या है बबुआ? ये सब एक ही है, ध्यान रखिएगा। क्या है? ये सब एक ही है। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। तो इस प्रारूप समिति के दोस्तों मुखिया कौन थे? इस प्रारूप समिति के मुखिया थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए थोड़ा इस समिति के बारे में बता देता हूं। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? यह प्रारूप समिति, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, आधुनिक मनु कहते हैं, और भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। शिल्पकार क्यों कहते हैं? जिस तरीके से एक शिल्पी एक मूर्ति को बनाता है, उसी तरीके से अंबेडकर जी के योगदान से क्या बना था दोस्तों? भारतीय संविधान बना था। अब देखो इसमें कुल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग में कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष हैं। दूसरे कौन है? अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा कौन है? एन गोपाला स्वामी। चौथा कौन है? के एम मुंशी। पांचवा कौन है? मोहम्मद शादुल्ला। छठवां कौन है? बी एल मित्तल। दोस्तों क्या हुआ? बी एल मित्तल का निधन हो गया और निधन होने के पश्चात एन माधवराव को बना दिया गया इनके स्थान पर। और एक है डीपी खेतान, तो डीपी खेतान की जगह आ गए टीटी कृष्णाचारी। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 7 सदस्य देखने। प्रारूप समिति कब बनी? तो आप बता सकते हैं कि सर जो प्रारूप समिति बनी थी कब बनी? मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। इसका गठन कब हुआ? तो बता सकते हैं कि सर जो इसका गठन किया गया वो कब किया गया है? 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया है? 29 अगस्त 1947 को किया गया है। तो बताइए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब प्रश्न ये कितने सदस्य हैं? तो सर इसमें कुल 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य। अब देखिए थोड़ा सा मैं ना आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से थोड़ा मेरी बात को सुनना है ना। देखिए इन सदस्यों में से दो तीन सदस्य बहुत फेमस है, जैसे के एम मुंशी। ये के एम मुंशी है ना दोस्तों, बहुत फेमस है। क्यों? दोस्तों संविधान सभा में हमारी जो भाषा है ना हिंदी, हिंदी को राष्ट्र भाषा के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयास किसी व्यक्ति ने किया वो के एम मुंशी ने किया है। हम मनाते हैं ना 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, आपने पढ़ा होगा 14 सितंबर को। तो के एम मुंशी का दोस्तों सबसे बड़ा योगदान है किसके लिए? हिंदी भाषा के विकास के लिए। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कई बार पूछ लेता है ये, हिंदी भाषा के विकास के लिए। आप हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। बनाना चाहते थे।
तो डीपी खेतान कौन है? टीटी कृष्णाचारी। कौन है? टीटी कृष्णाचारी। तो डीपी खेतान की जगह कौन आ गए? टीटी कृष्णाचारी आ गए। तो एक याद कर लो, ऑटोमेटिक दूसरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो ये थोड़ा सा अंबेडकर जी के बारे में। अब मेरी बात को सुनिए। कभी आपसे पूछे ना, कभी आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? किसने बनाया था? आप कहोगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक क्वेश्चन से बाहर हो जाओगे। आप आंसर दोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक क्वेश्चन से बाहर हो जाओगे। किसने बनाया है? BN राव ने। पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। तो बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा दोस्तों संविधान का प्रारूप बनाया गया है। तो सर जब संविधान का प्रारूप इन्होंने बनाया तो अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाते हैं? प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाते हैं? जैसे मान के चलो आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा ऐसा है कि बहन की शादी होने वाली है, तो एक काम करो, लिस्ट तैयार कर लो कौन कौन से रिश्तेदार आने वाले हैं। तो आप बैठ गए, सुबह से लेकर शाम तक आपने बैठ करके एक लिस्ट तैयार की। लिस्ट तैयार की, ठीक है। और लिस्ट तैयार करने के बाद आपने ये पूरी लिस्ट तैयार की, और लिस्ट तैयार करने के बाद पिताजी के पास गए और अपने पिताजी से कहा पिताजी देखिए मैंने बना दिया है, आप चेक कर लीजिए, आपको ठीक लग रहा है, जिन रिश्तेदारों को बुलाना है बुलाइए, जिनको नहीं बुलाना उनका नाम क्रॉस कर दीजिए। BN राव ने ऐसे ही संविधान का प्रारूप बनाया, और प्रारूप बनाने के बाद प्रारूप समिति को दे दिया कि आप चेक करिए। तो इस प्रारूप समिति में अंबेडकर जी इसके मुखिया थे, और इस प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, पर पूरा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। इसी कारण से इन्हें भारतीय संविधान का जनक, जननी, मनु, पितामह और शिल्पकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्पकार कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर है? तो संविधान का प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने बनाया। बेनेगल नरसिंह राव। पूरा नाम क्या है? कई बार BN राव लिखा रहता है, कई बार लिखा रहता है बेनेगल नरसिंह राव। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा। अब आपका प्रश्न होगा कि सर इनसे हमने प्रारूप क्यों बनवाया? क्या ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि इन्होंने संविधान का ड्राफ्ट बनाया? मतलब कोई ना कोई तो व्यक्ति रहा होगा। BN राव ऐसे तो किसी को उठा के नहीं बना दिए होंगे। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये संविधान सभा के एक ऐसे व्यक्ति थे जो फ्री में आए थे। सो फ्री का तात्पर्य क्या है? ये फ्री का तात्पर्य है दोस्तों कि इन्होंने पहले एक देश का संविधान बनाया है, पर एक देश का संविधान कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मान के चलो अगर आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी घर बनवा रखा है, क्या बनवा रखा है? घर बनवा रखा है, ठीक है। तो जब आप घर बनवाओगे तो उससे पूछोगे ना कि भैया थोड़ा सा मुझे बताओ कि मैं अपना घर कैसे बनवाऊं। क्यों? आप इसलिए उससे पूछोगे क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना घर बनाया हुआ है, उसको पता है क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, तो आप उससे जानकारी लोगे। BN राव ने दोस्तों बर्मा का संविधान बनाया था। किसका संविधान बनाया था? बर्मा। सर बर्मा म्यांमार का संविधान इन्होंने बनाया था, संविधान तैयार किया था। क्या किया था? संविधान तैयार किया था। इसी कारण से BN राव को बुलाया गया था कि आप आइए और प्रभु बताइए हमसे कोई गलतियां ना हो संविधान बनाने में। तो BN राव ने एक पैसा नहीं लिया, फ्री में काम किया, और इन्होंने फ्री में संविधान का प्रारूप बनाया। दूसरा, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो न्यायालय है उसके भी क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। इसलिए इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा कि इनको बुलाइए, इनको जानकारी है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग पहली बार संविधान बनाने जा रहे हैं, इनको बुलाइए। तो BN राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया, और उस प्रारूप के बनाने के बाद प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों इनका चुनाव नहीं हुआ था, ये बिना चुनाव के आए थे, ध्यान रखिएगा। हाँ एक बात और बताता हूं आपको दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी ने जनक कहा, शिल्पकार कहा, मनु कहा, पितामह कहा। सभी लोग अलग अलग तरीके से स्वीकार करते हैं। भारतीय संविधान में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने अंबेडकर को जननी कहा है। सबने नहीं कहा, मात्र एक व्यक्ति ने कहा है, और वो एक व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है KV राव। ध्यान रखिएगा। तो KV राव ने से पूछा गया कि भाई आपने अंबेडकर को जननी क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है और जन्म देने के पश्चात उसको लाल प्यार पुचारती है, प्रेम करती है, स्नेह करती है, उसी तरीके से अंबेडकर ने सबसे बड़ा योगदान दिया है भारतीय संविधान में, संविधान निर्माण में। इसलिए मैं उनको भारतीय संविधान की जननी कहता हूं। तो किसने कहा है? KV राव ने कहा है। तो मैं इंफॉर्मेशन में ध्यान रखिएगा, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। जन्म कहां हुआ था? महू। महू मतलब मध्य प्रदेश, जिसे वर्तमान में अंबेडकर नगर कहते हैं। दोस्तों आपने UPPCS को क्वालिफाई किया था,
आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कार्य भी किए हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं तो इनकी समाधि स्थल को हम बोलते हैं चैत्या भूमि। पढ़ा होगा आप लोगों ने, चैत्या स्थल या चैत्या भूमि। चैत्या भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है। क्या है? समाधि स्थल होंगे। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू इंदौर में हुआ है और इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्या भूमि। चैत्या भूमि है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। खैर आइए बात करते हैं पॉलिटी के संदर्भ में। देखिए, अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ, निर्वाचन हुआ, वो सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। मतलब मुस्लिम लीग ने इनको सीट दी चुनाव लड़ने के लिए। तो मुस्लिम लीग के द्वारा आपका चुनाव, आपका सर्वप्रथम चुनाव कहां से हुआ? आपका सर्वप्रथम चुनाव हुआ पूर्वी बंगाल से। कहां से हुआ? पूर्वी बंगाल से। कहां से हुआ? पूर्वी बंगाल से हुआ। कहां से हुआ? पूर्वी बंगाल से हुआ। तो मुस्लिम लीग के द्वारा आपका सबसे पहले जो चुनाव करवाया गया, तो जब मुस्लिम लीग ने आपको सीट दी, टिकट दी थी, तो आप चुनाव लड़े। और चुनाव आप कहां से लड़े? पूर्वी बंगाल से आप चुनाव लड़े। तो पहली बार कहां से आप चुनाव लड़कर आए? पूर्वी बंगाल से आप चुनाव लड़कर संविधान सभा पहुंचे। कहां पहुंचे? आप संविधान सभा पहुंचे। आपको याद है कि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि कैबिनेट मिशन के आधार पर मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा था। याद है ना कि कैबिनेट मिशन के आधार पर मुस्लिम लीग ने सबसे पहले चुनाव लड़ा। पहले भारत विभाजन को नहीं माना गया था, इसलिए उसने चुनाव लड़ लिया। तो अम्बेडकर जी ने मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव लड़ा। कहां से? बंगाल से। ठीक है, अब बंगाल से चुनाव लड़कर आप संविधान सभा में आ गए। पर दोस्तों, भारत का विभाजन हो गया। जब भारत का विभाजन हो गया, तो विभाजन होने के पश्चात क्या हुआ? विभाजन होने के पश्चात जो ये पूर्वी बंगाल था, ये दे दिया गया पाकिस्तान को। तो पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। अम्बेडकर जी चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के पश्चात क्या हुआ? अम्बेडकर जी की जो सीट थी वो चली गई पाकिस्तान। तो संविधान सभा में उनकी जो सीट हुई, 0 हो गई। अब क्या करें अम्बेडकर जी? आप कुछ नहीं कर सकते। उस समय दोस्तों BN राव आ चुके थे। कौन आ चुके थे? BN राव। और BN राव जानते थे, नहीं कहते हैं कि हीरे की परख हमेशा जौहरी को होती है। BN राव ने कहा, किससे? अपने मित्र से। BN राव के सबसे अच्छे मित्र थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने राजेंद्र बाबू से कहा कि राजेंद्र जी एक काम करिए। बोले बताइए सर। बोले आप आए, हमारे लिए इतनी बहुत बड़ी बात है, बताइए क्या करना है। बोले आप अम्बेडकर जी को लेकर आइए चुनाव संविधान सभा में। उनका जो निर्वाचन है खारिज हो चुका है। अब BN राव की बात संविधान सभा में कोई काट भी नहीं सकता, क्योंकि BN राव बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति। अब राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों इनसे कहा गया? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। ध्यान रखिए, पढ़ाया हूं, याद आ रहा है ना? याद आ रहा है ना? 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 तारीख को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, फ्रांस के संविधान से लिया गया था। क्लियर? अब राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करने के लिए दोस्तों इन्होंने बंबई में, इनके एक मित्र थे बंबई। अच्छा, प्रश्न ये होगा कि सर पहले बंबई क्यों कहा करते थे, अब आज हम मुंबई कहते हैं। दोस्तों पहले बंबई इसलिए कहा जाता था क्योंकि बंबई में 2 लोग रहते थे। एक रहते थे मराठी बोलने वाले और एक रहा करते थे गुजराती बोलने वाले। ये आपस में ही दोनों लड़े रहा करते थे हमेशा। गुजराती बोले गुजराती लैंग्वेज अच्छी है, मराठी बोले ना मराठी लैंग्वेज अच्छी है। 1960 में क्या कर दिया गया? 1960 में इस मुंबई को तोड़ दिया गया। तो मराठी जो बोलने वाले थे उनको दे दिया गया महाराष्ट्र, तो उससे एक नया राज्य बना महाराष्ट्र। और गुजराती बोलने वालों को दे दिया गया गुजरात। समझ में आया? 1960 में बंबई टूटकर क्या बन गया? महाराष्ट्र अर्थात मुंबई बन गया और एक प्रांत बन गया गुजरात। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं कब? मुंबई, क्योंकि बात है कब करी? 1946। उस समय बंबई। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं सभी राज्यों में। जैसे आप कोई बिहार का बच्चा बैठा होगा मेरी क्लास में, कोई यूपी का बैठा होगा, कोई MP का बैठा होगा। तो आज हमारे सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, होते हैं ना। पहले सभी राज्यों में प्रधानमंत्री होते थे, पता है आपको? सर प्रधानमंत्री, तो सर आज तो प्रधानमंत्री देश में होता है। मैंने कहा सही कह रहे हो, पहले प्रधानमंत्री राज्यों में हुआ करते थे। तो उन्होंने बंबई के प्रधानमंत्री को फोन लगाया। पहले का प्रधानमंत्री, आज का मुख्यमंत्री। आज हमारे राज्यों में कौन होता है? आज सर हमारे राज्य का जो लीडर होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने आपके बंबई के प्रधानमंत्री को क्या किया? कॉल किया। अब बंबई के प्रधानमंत्री कौन है? बंबई के प्रधानमंत्री का नाम है BG खेर। कौन है बेटा? BG खेर है। और BG खेर से राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा? राजेंद्र प्रसाद जी ने फोन में BG खेर से कहा
एक काम करिए, बंबई में एक सीट खाली कराइए। बीजी खेर ने कहा अच्छा ऐसा क्या हो गया भाई कि खाली कराना पड़ना पड़ा? बोले खाली कराइए तुरंत, एनी हाउ कंडीशन में। किसी व्यक्ति से इस्तीफा ले लीजिए, उसकी जगह पर एक व्यक्ति का चुनाव लड़ाना है, चुनाव में खड़ा करना है। बोले ठीक है खड़ा कर देते हैं। बीजी खेर ने अपने सबसे अच्छे व्यक्ति जिनका नाम था M.R. जयंगर, क्या नाम था? M.R. जयंगर। M.R. जयंगर से कहा कि एक काम करो इस्तीफा दो। इनसे ले लिया गया इस्तीफा। क्या ले लिया गया? इनसे ले लिया गया इस्तीफा। अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनकी सीट क्या हो गई? खाली हो गई। अब इनकी सीट में कोई है नहीं। M.R. जयंगर ने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही इस्तीफा दिया, अब अंबेडकर जी को वापस से खड़ा किया जाएगा। कहां पर? इस बंबई की सीट से। कहां से? बंबई की सीट से। तो अब वापस से अंबेडकर जी चुनाव लड़कर आ रहे हैं। कहां से लड़कर आ रहे हैं सर? अब लड़कर आ रहे हैं बंबई से। तो अंबेडकर जी चुनाव कहां से लेकर संविधान सभा में पहुंचे? बंबई से। पहली बार कहां से पहुंचे थे? पहली बार कहां से पहुंचे थे? पूर्वी बंगाल से। और पूर्वी बंगाल में भी कहां से? अगर यह भी जानना चाहो तो मैं बता देता हूं, जैसरकुल्ला। हालांकि इतना तो नहीं पूछेगा। जैसरकुल्ला, जैसरकुल्ला क्षेत्र था। ये क्षेत्र वैसे फेमस है बंदूक बनाने के लिए। संविधान को लिखने का काम किसने किया था दोस्तों? संविधान को लिखने का। अच्छा, संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, संविधान मूलतः जो लिखा गया है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। अब प्रश्न ये निकला कि यार इतने बड़े संविधान को लिखेगा कौन? इसकी राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब सभी लोगों ने बताया कि नेहरू जी को कि इनको बुला लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि आपको लिखवाना है संविधान तो लिखवाइए प्रेम बिहारी रायजादा जी से। अब नेहरू जी प्रेम बिहारी रायजादा जी से मिलने गए, एकदम साधारण व्यक्ति। नेहरू जी ने कहा हमने आपके बारे में सुना कि आप बहुत अच्छी एक शैली थी, इसको बोलते हैं इटालियन शैली, जिसको इतालवी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इटालियन शैली, इसी को इतालवी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतालवी। नेहरू जी ने इनसे कहा कि हमने सुना है कि आपकी जो लेखन कला है वो बड़ी शानदार है। बोले बताइए क्या करना है? बोले भारत का संविधान लिखना है, बताइए कितना पैसे लेंगे? तो प्रेम बिहारी रायजादा जी ने बताया इनसे क्या कहा? बोले पैसे तो मुझे एक भी नहीं लूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर आप मान सके तो ही मैं संविधान लिखूंगा। नेहरू जी को लगा कोई बड़ी शर्त होगी भाई है? हो सकता है कि कहे दे कि प्रधानमंत्री मुझे ही बनाओ। प्रेम बिहारी रायजादा ने कहा कि मैं संविधान लिखने को तैयार हूं, बस संविधान के पहले पेज में मेरा और मेरे दादाजी का नाम होगा और संविधान के प्रत्येक पेज में मेरा नाम होगा। तो नेहरू जी ने कहा कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात है, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। संविधान के पहले पेज में इनके और इनके दादाजी का नाम है और संविधान के प्रत्येक पेज के नीचे प्रेम बिहारी रायजादा जी का नाम है, अंकन किया गया है। तो संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा जी को सौंपा गया। उन्होंने इटालियन शैली में लिखा, जिसे हम इतालवी शैली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया। क्या नहीं लिया? भाग नहीं लिया। हैदराबाद रियासत ने कभी भी हैदराबाद रियासत के लोग संविधान सभा गए ही नहीं, क्योंकि हैदराबाद चाह रहा था कि हम पाकिस्तान चले जाएं, और हमने कहा कि ना ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का जो दायित्व सौंपा गया था वह किसे सौंपा गया था पता है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब मेरी बात को थोड़ा यहां सुनिए। क्या हुआ दोस्तों, जो देशी रियासतें थी इनके पास 3 अधिकार थे। 3 क्या अधिकार थे? पहला अधिकार था कि आप चाहो तो स्वतंत्र रह लो, आप चाहो तो क्या करो? स्वतंत्र रहो। आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हो। और तीसरा, आप चाहो तो भारतीय संघ में शामिल हो जाओ। ये 3 अधिकार यहां पर सौंपे गए। कितने अधिकार सौंपे गए? 3 अधिकार सौंपे गए। पहला, आप चाहो तो स्वतंत्र रह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सरकार आप पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन कह गए थे? अंग्रेज कह गए थे। किसको?
देशी रियासतों को, जहां पे राजा महाराजा शासन करते हैं उनको बोलते हैं देशी रियासत। देशी रियासत किसे कहते हैं? जहां पर राजा और महाराजा शासन करते हैं। कौन करते हैं? जहां पर राजा और महाराजा शासन करते हैं उनको बोलते हैं देशी रियासत। ठीक है, तो चाहो तो आप स्वतंत्र रह लो, चाहो तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, और चाहे तो भारत संघ में चले जाओ। अब यार नेहरू जी को बड़ी टेंशन हो गई। नेहरू जी ने कहा, ये बताइए अगर कोई देशी रियासत भारत में है, जैसे हैदराबाद, अब हैदराबाद पता क्या बोल रही है? हैदराबाद कह रही कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो बोला गया कि एक काम करते हैं, देशी रियासत का किसी को मुखिया बना देते हैं, जो क्या करेगा, सभी देशी रियासतों के पास जाएगा, बोलेगा कि भारत संघ में शामिल हो। तो बोले एक व्यक्ति को हेड बनाओ। बोले किसे हेड बनाया जाए संविधान सभा में? बोले उसी व्यक्ति को हेड बनाओ जो तेज तर्राहट हो और जिसके पास अच्छा ज्ञान हो, जो लोगों को डरा भी समझाए और प्रेम से भी समझा ले। बोले संविधान सभा में एक ही व्यक्ति थे प्रभु, बोले वो जिनसे आप भी डरते हैं, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोले एक काम करो, इन्हीं को भेजो। तो देशी रियासतों का जो मुखिया बनाया गया था, अर्थात जो अध्यक्ष बनाया गया, वह बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका सचिव भी एक जन को बनाया गया। सचिव का नाम है वीपी मेनन। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। वीपी मेनन सचिव बनाया गया, वीपी मेनन। किसको बनाया गया? वीपी मेनन को बनाया गया। अब दोनों लोग जाते हैं राजाओं से मिलने। अब सरदार पटेल पता है राजा से क्या कहते हैं? मान लो किसी भी राजा से मिलने गए, जैसे आपके बिहार के कोई राजा है, यूपी के कोई राजा है, एमपी के कोई राजा है, उड़ीसा के कोई राजा है, जिस राजा के पास जाते हैं सरदार पटेल का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट रहता है। अब राजा अपने आप को राजा ही समझता है, प्राचीन समय से उसको पूरी जनता नतमस्तक हो रही है। अब राजा किसको सुनेगा? अब सरदार पटेल जाते हैं राजा से मिलने। पता है उसको प्रेम से क्या कहते हैं? कि हम राजा जी, हम चाह रहे हैं कि आप भारत संघ में शामिल हो जाओ। तो राजा क्या बोलेंगे? राजा बोलेंगे देखिए, अंग्रेज हमको कह गए हैं कि हम चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं जैसे रहते हुए आ रहे हैं, और हम चाहे तो भारत में शामिल हो या तो पाकिस्तान में शामिल हो। हमारे पास 3 कंडीशन है, हमको कहीं नहीं शामिल होना, हमको भारत में स्वतंत्र रहना है। सरदार पटेल बोलेंगे एक काम करिए, मीठा ईठा है आपके घर में कि नहीं है? बोले है। बोले ले आइए, थोड़ा सा आप भी खा लीजिए, थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं। हम तो आपको प्रेम से समझाने के लिए आए थे, पर आप तो उचक रहे हैं, है ना? और ज्यादा मत उचकिए। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? हम राजा हैं। बोले राजा होंगे आप अपने लिए, ठीक है बहू। हाँ, हम सरदार पटेल है, हमारा नाम सुना हुआ? नहीं सुने हो? हमको देशी रियासत का प्रमुख बनाया गया है। बोले अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने हमको अधिकार दिया। बोले देखो ऐसा है, अंग्रेज 1947 के बाद भागने वाले हैं, बुरिया बिस्तर उठा करके संविधान सभा से चले जाएंगे, भारत से चले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? और बोले धोखे धकार से अगर मैं कुछ बन गया तो सोचे रहना। फिर बेचारे राजा को डरवा दिया। राजा भी डर में आ गया कि यार ये लोग संविधान सभा बना रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मान लो यही व्यक्ति बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस व्यक्ति से नफरतें नहीं मोड़ना है। आपको कोई पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति का इंटरव्यू यूपीएससी का है तो उससे लड़ाई करोगे। पता चले तुम्हारे क्षेत्र में कलेक्टर बन के आ गया तो मित्रता बनाओगे ना कि यार भैया अरे कैसी बातें कर रहे हो यार। अब सरदार पटेल क्या है, सभी राजाओं को ऐसे डरवा रहे हैं। इसको एक सिद्धांत कहा गया। सिद्धांत बता देता हूं, सिद्धांत का नाम है गाजर एवं लाठी का सिद्धांत। अभी 68वीं बीपीएससी हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था गाजर एवं लाठी का सिद्धांत किसका है? इन्हीं का है। तो गाजर मतलब मीठा प्रेम से, और लाठी मतलब डंडा से। गाजर एवं लाठी सिद्धांत मतलब किसी भी देशी रियासतों को पहले बड़े प्रेम से मिलाना। क्या करना? बहुत प्रेम से मिलाना कि भैया भारत संघ में शामिल हो जाओ। पहले मीठा मतलब गाजर, और जब ना खाए तो लठ दिखाओ कि एक काम करो, जैसे ही अंग्रेज भारत को छोड़ के गए सबसे पहले तुम्हारी कब्जा पे कब्जा करें रियासत पर, ध्यान रखियो। तो इस तरीके से दोस्तों इन लोगों ने, सरदार पटेल ने जो पूरा भारत छोटे छोटे रियासतों में टूटा हुआ था उसको एक करने का काम किया, उसको एकजुट करने का काम किया। क्या किया? एकजुट करने का काम किया। इसी सिद्धांत को बोलते हैं गाजर एवं लाठी का सिद्धांत। और इसी कारण से आपको भारत में एकीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी कारण से आपको भारत में क्या कहा जाता है? आपको भारत में एकीकरण का पिता, आप लोग पढ़ते हो ना कि इन्हें एकीकरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? एकीकरण का पिता कहा जाता है। इसी कारण से आपको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसी कारण से आपको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसी कारण से आपको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। अच्छा सर, बिस्मार्क मतलब क्या है? सर ये कोई उपाधि है क्या? मैंने कहा हाँ, बिस्मार्क एक व्यक्ति है जो रहता है जर्मनी का। कहां का रहने वाला है बिस्मार्क? बिस्मार्क रहने वाला है जर्मनी का।
सर जर्मनी जहां का हिटलर था ना, तो हिटलर से पहले कभी बिस्मार्क ने जर्मनी पर शासन किया है। तो बिस्मार्क ने दोस्तों जर्मनी जो छोटा टूटा फूटा था उसको एकजुट करने का काम किया था। इसी कारण से भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं, भारत में एकीकरण का पिता कहा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुना है, गुजरात में बनी, इन्हीं के नाम पे बनी है, ध्यान रखिएगा। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।